तो यार फ्रेंड्स, कैसे हो यार? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बढ़िया होंगे। तो यार फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि हमने देखो बिजनेस स्टडीज कंप्लीट हो गया है, पार्टनरशिप कंप्लीट कर ली है, ठीक है, वीडियोस तो बना ली है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। अब फाइनेंशियल फाइनेंशियल वाली आपकी जो बुक है उसका पहला चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिर है क्या। तो यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपकी बुक में डेफिनेशन दे रखी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रोसेस है जो कि एनालाइज करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ प्रोसेस which analyzes the financial information of the financial statement to understand and take economic decisions. Okay, तो यार ये डेफिनेशन दे रखी है आपको बुक के अंदर। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो उसके अंदर कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। फाइनेंशियल पैसे से लेकर के पैसे से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है। तो उसको एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको एनालाइज कर, ठीक है, एनालाइज करने के लिए और उसको समझने के लिए और इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये मतलब होता है। ओके, तो यार अब उसके बाद आपको टेक्निक्स दे रखी है, ठीक है। तो यार टेक्निक्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कंपैरेटिव, अब यहाँ पर देखो टेक्निक्स लिख दी आपके सामने, ठीक है। मैंने, हम बोर्ड पर आ गए, ठीक है। और पहले हम ओरली रिटर्न में समझ लेते हैं, ठीक है, देन ओरली समझेंगे, ठीक है, आराम से समझेंगे बिल्कुल ओरली। अभी बोर्ड पर भी आराम से समझ लेते हैं। तो यार देखो, पहले टेक्निक्स दे रखी है, कुछ टेक्निक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो यार दो तरह की टेक्निक्स दे रखी है, एक होती कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक होती क्रॉस साइज स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट वो होता है जिसके अंदर बैलेंस शीट और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है इंडिविजुअल्स का, ठीक है, उसके आइटम्स जो होते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं कुछ, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स होते हैं। तो यार उनको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करा जाता है इसके अंदर, इसलिए नाम दिया गया है कंपेरेटिव स्टेटमेंट। सेम एज इट इज इसमें क्या होता है क्रॉस साइज स्टेटमेंट में, लेकिन इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा साल के कुछ आइटम्स उठाए जाते हैं इंडिविजुअल्स के और उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्रॉस साइज स्टेटमेंट। ओके, अब यार क्रॉस कंपैरेटिव स्टेटमेंट और क्रॉस साइज स्टेटमेंट को कुछ और नाम से भी कहा गया है, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट को कुछ क्या नाम दिया गया है? इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है, इसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट को। अगर क्वेश्चन आ जाए कंपैरेटिव स्टेटमेंट को डिफाइन करो और यह भी आप बताओ कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट को और क्या नाम से बोला जाता है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट को आप डिफाइन कर दोगे, देन उसके बाद आप एक नाम बता दोगे इसको, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। देन सेम एज इट इज क्रॉस साइज स्टेटमेंट आ सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे और एक पूछेंगे कि एक नया नाम बताओ कि इसको किस नाम से और बोला जाता है, ठीक है। तो यार इसको एक नाम से और बोला जाता है, उसका नाम है वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। इसको एक नाम से और बोला गया है वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये समझ लिया हमने।
आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। तो यार फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको टेक्निक समझ में आई होगी, अच्छे से आई होगी, ठीक है। ठंडे दिमाग से लो, चलो भाई लोग, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट। तो भाई लोगों, आपके सामने मैंने लिख दिया, देखो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। तो यार यहाँ पर देखो 4 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है एक्सटर्नल एनालिसिस, दूसरा होता है इंटरनल एनालिसिस, तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और चौथा होता है आपका वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो यार एक एक चीज को आराम से समझते हैं, ठीक है। तो यार एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब ये कंडक्टेड आर कंडक्टेड, आपको बुक में डेफिनेशन दे रखी है कि आर कंडक्टेड, अभी रिटर्न में समझा रहा हूँ, ओरली भी हम समझेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बुक में डेफिनेशन दे रखी है कि एक्सटर्नल एनालिसिस आर कंडक्टेड बाय दोज हु आर नॉट हैव द डिटेल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके। तो उनको कहते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। और इंटरनल एनालिसिस किनको कहते हैं? कि जिनके पास में आप इंफॉर्मेशन होती है, सिंपल, आर कंडक्टेड दोज हु हैव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनल एनालिसिस। देन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। ये हम ओरली समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी तो टाइप समझा रहा था कि टाइप्स कितने, 4 टाइप्स के टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो यार मैं सोच रहा था आपको यहीं पर बोर्ड पर रिटर्न में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस समझा देता हूँ, ठीक है। तो यार ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है? इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहा जाता है, ओके। मतलब कि आपको जैसे कि 2 या 2 साल से ज्यादा आपको जैसे प्रॉफिट वगैरह है, ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा साल वाला जो प्रॉफिट है और जो करंट प्रेजेंट में जो है प्रॉफिट, उसको क्या करना है? उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल सिंपल, अभी हम इसका डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन अभी समझते हैं, ठीक है। तो यार आप एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस तो समझ गए होंगे, ठीक है। और टाइप्स होते हैं 4, ठीक है। अब हम डिफरेंस समझते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, ओके। तो यार भाई लोगों, फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। तो यार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो पहले आपको डिफरेंस दे रखा है बुक के अंदर, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा, ओके। तो यार पहले क्या दे रखा है आपको? पीरियड। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस का पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो यार हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर पहला पॉइंट कह रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है वो 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए अकाउंटिंग पीरियड में होता है, ठीक है। और जो वर्टिकल एनालिसिस है वो एक ही पीरियड का होता है, ये हो गया पीरियड का। देन उसके बाद कंपोनेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यार कंपोनेंट्स देखो, हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट्स क्या आते हैं? मतलब इसके अंदर कह रहे हैं कि यार आइटम्स जो होते हैं ना, इसके अंदर क्या कह रहे थे कि जो इसके अंदर आइटम्स सेम होते हैं, ठीक है। और पीरियड्स अलग अलग होते हैं, ओके। और वर्टिकल में क्या होता है कि इसके अंदर आइटम्स वगैरह डिफरेंट होते हैं और पीरियड्स वगैरह सेम चलते हैं, ओके। ओके, देन उसके बाद आपका आ जाता है कंपोनेंट्स के बाद कह रहे हैं वो, कंपोनेंट्स के बाद में कह रहे हैं यूजफुलनेस। तो यार यूजफुलनेस क्या होता है? जनरली देखो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो टाइम सीरीज होता है, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, ठीक है। यूजफुलनेस इसका क्या होता है? टाइम सीरीज एनालिसिस। और वर्टिकल क्या कह रहा है? वर्टिकल होता है क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस जो हमने अभी वीडियो में समझा था, ठीक है। तो यार वीडियो में हमने समझा था कि हमने क्रॉस सेक्शनल और कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर यूजफुलनेस, ठीक है, यूजफुलनेस बता दी आपको। टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को। और आपका वर्टिकल एनालिसिस जो होता है उसको क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन एनालिसिस कहते हैं, ठीक है।
बस ये कुछ डिफरेंशिएशन होता है इसका। ओके, तो आप बुक में से पढ़ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया। देन उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं यार, कुछ और भी बता रहे हैं। तो यार फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दे रखा है प्रोसेस, ठीक है। अब सेकंड कह रहा है आपको प्रोसेस, टेक्निक्स हो गई, ठीक है। अब टेक्निक्स के बाद प्रोसेस आ गई। प्रोसेस किस तरीके से चलती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ, मैंने यहाँ पर लिखा पहली टेक्निक रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एफएस करके लिखा है मैंने शॉर्ट में, ठीक है, एफएस, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, तो इसको आप समझ लेना, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है एफएस। एफएस क्या है, फुल फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो यार रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ चीजें होती है, मतलब कि जैसे कि कुछ आइटम्स होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यूज, एसेट्स वगैरह बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज, तो रेवेन्यूज, तो इन सब चीजों को क्या करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है, ऑर्डर में रीअरेंज करना पड़ता है, ठीक है, ऑर्डर वाइज, ठीक है। जैसे कि बैलेंस शीट हमने सीखी थी, तो ऑर्डर में रहता है बैलेंस शीट में सब कुछ, ठीक है, एक के बाद एक। ओके, देन इसलिए बोला गया है रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चीजों को रीअरेंज करना। ओके, देन उसके बाद कंपैरिजन, ठीक है। अभी कंपैरिजन पढ़ा हमने, कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट के आइटम्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स, तो ये जो आइटम्स होते हैं ना, तो इंडिविजुअल आइटम कहते हैं इनको, इंडिविजुअल आइटम्स। तो इन आइटम्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। और आइटम के साथ साथ जो आपको ईयर्स के जो प्रॉफिट होते हैं, जैसे कि 2 साल का प्रॉफिट या उससे ज्यादा का प्रॉफिट हो, तो वो प्रॉफिट होता है, और जो करंट में प्रॉफिट है उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट में जो प्रॉफिट हुआ है हमको प्रेजेंट में, और जो फ्यूचर में और जो पास्ट में जो प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है, उनको उठाया जाता है और कंपेयर करा जाता है, सिंपल, इसलिए कहा गया है कंपैरिजन, ठीक है। देन एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या, सिंपल वही, मतलब चीजों को एनालाइज करना, ढूंढना, समझना, उनको एनालाइज करना, ठीक है, उनमें कुछ करेक्शन करना उनको, ठीक है। तो यार एनालिसिस में तो ये ऊपर वाली चीज आ जाती है, जैसे रीअरेंज करना भी आ जाता है, ठीक है। एनालाइज करना मतलब ढूंढना, रीअरेंज करना, एनालिसिस में वही होता है। इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंदर, ठीक है, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल को लेकर, ठीक है, पैसे को लेकर, तो वो इंफॉर्मेशन को जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। जनरेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब हमने प्रोसेस भी समझ ली। देन इसके बाद तो फ्रेंड्स, अब आपको पर्पस दे दिया, ठीक है। अब यार पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एफ ए क्यों लिखा है यहाँ पर, मैंने शॉर्ट में लिखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। एफ ए का मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस, ओके। तो फाइनेंशियल एनालिसिस इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है उसको, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो जाता नाम आपको फिर दिक्कत आती है यार दिखने में, समझ, इसलिए थोड़ा समझ जाओ ना, फाइनेंशियल एनालिसिस लिखा है, ठीक है। तो यार इसके अंदर पर्पस में पहला पॉइंट आ जाता है असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी। असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी का मतलब क्या, मतलब कि उस अर्निंग कैपेसिटी को एसेस करना, ओके। मतलब एक फर्म के अंदर, एंटरप्राइज के अंदर हमारा जो एंटरप्राइज है वो कितना अर्न कर सकता है, ठीक है। और अगर कैपेसिटी कम है उसकी अर्निंग की, ठीक है, प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी कम है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेंगे, रिस्क, ठीक है, रिस्क लेना पड़ेंगे, बड़े बड़े रिस्क, ओके, तब जाके आप अर्निंग कैपेसिटी को और अपग्रेड कर सकते हो, ओके। तो यार एसेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी का मतलब यही होता है, ठीक है। अर्निंग मतलब अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना, उसको एसेस करना, उसको रिस्क लेना, और अपनी अर्निंग की, एंटरप्राइज की अर्निंग को बढ़ाना, प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है। एसेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी का सिर्फ सिंपल यही मतलब होता है, ओके। तो यार भाई लोगों, यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको कहता है एसेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी, ठीक है। एसेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी का मतलब, तो यहाँ पर देखो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, फर्म के अंदर एक एंटरप्राइज होता है, उसके अंदर मैनेजर होता है, ठीक है। अब वो मैनेजर का काम क्या होता है, सिंपली काम होता है उसको कि एम्प्लॉयज की ध्यान रखना, ठीक है, और मैनेज करना हर चीज को, ठीक है। मैनेजमेंट का काम ही ऑब्वियसली यही होता है एंटरप्राइज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजरियल एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एफिशिएंसी से क्या समझाना चाह रहे हैं, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि
एफिशिएंसी का मतलब कि कम खर्चे पर, ठीक है, कम खर्चे पर ज़्यादा अर्न करना, ठीक है। या फिर मान लो रिसोर्सेज लाए आप, ठीक है, कम खर्चे पर रिसोर्सेज लाए और आपने ज़्यादा अर्न कर लिया, ठीक है, इसको कहते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। तो मैनेजरियल एफिशिएंसी का मतलब, एसेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी का मतलब कि मैनेजरियल एफिशिएंसी को एसेस करना। सिंपल मैनेजरियल मैंने आपको समझा दिया, मैनेजमेंट एक मैनेजर होता है। एफिशिएंसी का मतलब आपको समझा दिया कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि कम खर्चे पर रिसोर्सेज को लाना और उनको सेल करना और उनसे हायर अर्निंग करना, ठीक है, हाई अर्निंग करना, इसको कहते हैं असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी, ठीक है। तो भाई लोगों यहां पर आपको थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज। यहां पर देखो शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज। तो इसका क्या मतलब होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज। यहां पर देखो शॉर्ट टर्म हमने पढ़ा था बैलेंस शीट के अंदर कि आपके बैलेंस शीट में दिया था, ठीक है, जैसे कि करंट लाइबिलिटीज दी रखी रहती है, या फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। और आपको जैसे कि आपने कम समय के लिए लाइबिलिटी है आपके ऊपर, तो वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। या फिर आपने लंबे समय तक के लोन वगैरह ले रखा हो बैंक से, तो वो हो गई आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है। देन इसी तरीके से आपने टैक्स वगैरह पे नहीं किया तो शॉर्ट टर्म टैक्स भी होते हैं, ठीक है, आपने कुछ समय की कम समय के टैक्स वगैरह पे नहीं किए तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं, ओके, शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक के आपने टैक्स पे नहीं किए, ठीक है, तो वो शॉर्ट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर आ जाते हैं। तो यार फ्रेंड्स आपको अब दे रखा है इंटर फर्म कंपैरिजन, ओके, यहां पर आपको दे दिया है इंटर फर्म कंपैरिजन। तो इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या, मतलब फर्म, यहां पर समझो इंटर, इंटर फर्म कंपैरिजन, नाम में आपको पूरा समझा देता हूं इससे ही। इंटर मतलब अंदर, और फर्म मतलब आपका फर्म होता है, एंटरप्राइज होता है, बिजनेस होता है वो। और कंपैरिजन का मतलब आपको तो पता ही है, मैंने बता दिया, एक और बार बता देता हूं। कंपैरिजन का मतलब चीजों को कंपेयर करना। अब फर्म के अंदर जो चीजें होती है ना, फर्म के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे बैलेंस शीट होती है, आप बनाते हो, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है एंटरप्राइज बिजनेस के अंदर का, ठीक है, जिसके अंदर चीजें रिकॉर्ड होती है। तो जो रिकॉर्ड होता है, तो जो रिकॉर्ड होता है, जैसे पिछले साल का रिकॉर्ड और इस साल का जो रिकॉर्ड होता है, उसको सिंपली कंपेयर करा जाता है, ओके, ठीक है। जैसे आपका प्रॉफिट कुछ और हुआ होगा पिछले साल, या फिर प्रेजेंट में कुछ और प्रॉफिट है, तो सिंपल क्या करा जाता है बिजनेस के अंदर, उसको कंपेयर करा जाता है और ज्यादा कुछ नहीं करा जाता है, ठीक है। तो सिंपल पॉइंट था यार ये भी। तो फ्रेंड्स आपको इसके अंदर फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट, ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक, ठीक है। तो यार फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट का क्या मतलब होता है, ठीक है, बजट्स। तो यार फोरकास्टिंग का मतलब और प्रिपेयरिंग बजट्स का मतलब क्या होता है कि एंटरप्राइज के अंदर, जैसे कि यार आपको इसके अंदर क्या करना पड़ता है, एंटरप्राइज जो होता है वो देखो, अभी प्रेजेंट में जो प्रॉफिट है, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, एंटरप्राइज बढ़िया चल रहा है, मजे में है, बढ़िया चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन यार उसके साथ साथ क्या करना पड़ता है कि आने वाले जो साल होते हैं उसको लेकर के हमको प्लान करना पड़ता है कि आगे हमें जो प्रेजेंट में प्रॉफिट हो रहा है, जितना प्रॉफिट प्रेजेंट में हो रहा है उतना ही प्रॉफिट फ्यूचर में हो या फिर उससे ज्यादा हो, ठीक है। कम प्रॉफिट नहीं हो, ठीक है, भले ही कितने भी रिस्क लेना पड़े लेंगे, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको प्रॉफिट जो हो अच्छा हो, कम ना हो, ठीक है। जो प्रेजेंट में प्रॉफिट है उससे मिलता जुलता प्रॉफिट आए फ्यूचर में, या फिर उससे बढ़ता हुआ प्रॉफिट आए, ठीक है, बस यही है, ठीक है। और प्रिपेयरिंग बजट्स का मतलब होता है, मतलब बजट्स में चीजें लाना, बजट्स में रिसोर्सेज लाना, बजट पर हर काम करना, ठीक है, बिजनेस के अंदर हर चीज को बजट पर प्रिपेयर करके रखना हो पहले से, जो फ्यूचर के अंदर आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, उस प्रॉफिट को पाने के लिए आप स्टार्टिंग से ही मेहनत करो, प्रिपेयर करो, बजट्स में काम करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आगे जो प्रॉफिट्स मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे, ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे आपको एंटरप्राइज के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा।
तो यार फ्रेंड्स, अब लास्ट पर्पस आपको दे रखा है एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। ओके, एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल का मतलब क्या है, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, जो एंटरप्राइज होता है या फिर आपको इसके अंदर एंटरप्राइज तो हटा दो, या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस क्या करता है, मदद करता है आपकी, ठीक है, हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की चीजों को सिंपल मैनर में समझना। ठीक है, सिंपल मैनर में समझना, सिंप्लीफाइड करना, सिंपल मैनर में यार समझ जाना। ठीक है, तो कौन फाइनेंशियल एनालिसिस मदद करता है, किसकी मदद करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद करता है, सिंपली हम समझ सके चीजों को। ठीक है, फाइनेंशियल चीजों को सिंपली समझ सके। ठीक है, तो कौन मदद करता है इसमें, फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, इसलिए बोला गया है एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, मतलब इजिली एक्सप्लेन भी कर सके उसको, और इजिली हम उसको अंडरस्टैंड भी कर सके, मतलब अंडरस्टूड भी कर सके, इजिली समझ सके। ठीक है, अब किस तरीके से समझ सके इसको, ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट्स वगैरह से, डायग्राम से, ग्राफ से, तो इससे क्या होता है, इजी हो जाता है फाइनेंशियल चीजों को समझना। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है एक्सप्लेनेबल अंडरस्टैंडेबल का मतलब चीजों को एक्सप्लेनेबल अच्छे से इजिली एक्सप्लेन करना, और अंडरस्टैंडेबल का मतलब इजिली समझ जाना। ओके, तो फ्रेंड्स, भाई लोग, फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं रिटर्न में तो आपको समझ में आया होगा। और ठीक है, रिटर्न में अब मैंने कहा था ओरली भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ओरली भी यार समझ लेते हैं आज। ठीक है, इसको तो पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, ठीक है, इसकी डेफिनेशन समझाई मैंने कि फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कि एक प्रोसेस होती है कि चीजों को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एनालिसिस द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, बस यही डेफिनेशन है। और डेफिनेशन का मतलब क्या है, कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करना, उनको समझना और इकोनॉमिक डिसीजंस लेना, बस यही तो है। और क्या है, कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देन यार आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं, आपको दे रखा है टेक्निक्स। ठीक है, टेक्निक्स दे रखी है आपको। तो टेक्निक्स देखो दो टाइप्स की होती है। ठीक है, पहली टेक्निक आपकी होती है कॉम्परेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस, और आपकी दूसरी होती है क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब क्या हुआ यार, कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब कंपेयर करना चीजों को यार, बैलेंस शीट के आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स होते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स को कंपेयर करना, उनको करेक्ट करना, कंपेयर करना, ये चीजें क्या आज कितने एसेट्स, मतलब प्रेजेंट में कितने, पिछले साल कितने एसेट्स थे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको एसेट्स का, ठीक है, गुड्स का, पिछले साल कितने गुड्स थे, प्रेजेंट में कितने गुड्स हैं, तो इन पिछले साल के गुड्स और प्रेजेंट के गुड्स को कंपेयर करना। ठीक है, मैं एग्जांपल दिया है आपको। ठीक है, तो कंपैरेटिव का एग्जांपल दिया, कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस का। ठीक है, और इसको एक चीज और कहा जाता है, आपको क्वेश्चन में कह दिया जाएगा, कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आप समझाओ कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस की डेफिनेशन दो, और साथ ही साथ इसका एक अलग से नाम क्या होता है, इसको एक चीज से और कहते हैं, नोन एज, एक और इस तरीके से कह दिया जाएगा, क्या कहते हैं, तो कंपैरेटिव एंड फाइनेंशियल एनालिसिस को एक नाम से और कहते हैं, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, देन उसके बाद आपको दे रहे हैं यार क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, देख लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एनालिसिस का मतलब क्या, कि दो या दो से ज्यादा साल के प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, या प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट्स वगैरह ही, ठीक है, समझ लो आप, दो या दो से ज्यादा साल के प्रॉफिट्स उठाओ। ठीक है, और उनको क्या कर रहे हैं, वो कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज के अंदर। ठीक है, सिंपली कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज के अंदर। ओके, तो इसका मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। और इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, कि क्रॉस सेक्शन एनालिसिस को डिफाइन करो, और इसका एक नाम बताओ, जो एक नाम है, बचा एक नाम दिया गया है, उसका नाम बताओ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यार इसका जो एक अलग से नाम होता है, वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं इसको। ठीक है, वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, अब यार हमने इसको टूल टेक्निक्स भी समझ ली, टूल्स टेक्निक्स। ठीक है, देन उसके बाद टाइप्स समझ लेते हैं। चार टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल एनालिसिस, दूसरा होता है इंटरनल एनालिसिस, और इसके बाद दो होते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब कि क्या होता है, कि आपको बुक में दे रखी डेफिनेशन,
कि एक्सटर्नल एनालिसिस आर कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव डिटेल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस यही दे रखा है, तो सिंपल आप समझ जाओ ना, मतलब कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जिसके पास में फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं होता है, उसकी डिटेल नहीं होती, रिकॉर्ड की डिटेल नहीं होती है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस का क्या मतलब भाई, सिंपल, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, जिसके पास डिटेल होती है, रिकॉर्ड जो होते हैं ना उनकी डिटेल्ड होती है, उसको कहते हैं इंटरनल एनालिसिस। देन यार उसके बाद हॉरिजॉन्टल एनालिसिस दे रखा है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस का हमने डिफरेंस समझा था, ठीक है, तो इसका डिफरेंस करते हैं हम, ठीक है। आपको बुक के अंदर डिफरेंस भी दे रखा है, तो डिफरेंस के अंदर पहला दे रखा है पीरियड, तो पीरियड वाइज कैसा होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का। पीरियड वाइज देखें तो यार इसके अंदर पहला पॉइंट आ जाता है कि दो या दो से ज्यादा पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड होते हैं इसमें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर। और आपको वर्टिकल एनालिसिस के अंदर सिर्फ एक पीरियड होता है, ठीक है, ये पीरियड समझ लिया हमने। देन उसके बाद कंपोनेंट्स आ जाता है, तो कंपोनेंट्स के अंदर क्या होता है, कंपोनेंट्स के अंदर हॉरिजॉन्टल के अंदर देखो कंपोनेंट्स कैसे आते हैं, इसके अंदर दे रखा है आपको यार कुछ आइटम्स होते हैं, ठीक है, पीरियड्स के रिलेटेड आइटम्स होते हैं, किसी में सेम होते हैं और किसी में डिफरेंट आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको दे रखा है क्या दे रखा है, यूजफुलनेस। तो यूजफुलनेस मतलब ये, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को कहते हैं टाइम सीरीज भी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आ सकता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को क्या एक नाम से और कहते हैं वो बताओ, तो सिंपल क्या कहते हैं एक नाम से, टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस। और वर्टिकल एनालिसिस को, ठीक है, इसका भी एक नाम बताओ, एक क्वेश्चन आ सकता है इसका यूजफुलनेस, तो यार इसका नाम होता है एक क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, ठीक है। तो ये हो गया यार हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का डिफरेंस। देन यार उसके बाद हमने प्रोसेसेस देखे थे, तो यार प्रोसेसेस देख लेते हैं। पहला प्रोसेस, आप प्रोसेसेस भी समझ गए, ठीक है, तो यार वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए यार थोड़ा समझाने में, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो